कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है रेफरेंस टाइप ही आप ये कह सकते हैं कि आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है। हाउ डू वी राइट नॉर्मली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना जो है सबसे पहले ये सोचना है कि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करना चाहिए। हमें स्टार्ट किन पॉइंट से करना चाहिए एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इन माय इंट्रोडक्शन एंड इन व्हाट ऑर्डर। और मुझे अपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और भाई रिव्यूइंग द डिफरेंट पेपर्स कौन कौन से इंट्रोडक्शन में कलेक्ट करूंगा। और आफ्टर कलेक्शन क्योंकि आपने नंबर ऑफ पेपर स्टडी किए हैं, नंबर ऑफ चीजें ली हैं, फिर आपने उन सारे पेपर्स को पढ़ते हुए सबको एक ऑर्डर में मेंटेन करना, मैनेज करना, उन सबको अपने वर्डिंग में ही बयान करना होता है कि हमने उसको अपनी वर्डिंग में कैसे से हम उसको जो है वो करेंगे। क्योंकि आपने एग्जैक्ट दूसरे की बात को कभी से आपने कभी स्कूल में कॉलेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो की होगी। नरेशन का रूल यही होता है कि क्योंकि इसमें आपने अपनी बात करनी, आपने किसी की एग्जैक्ट बात को कॉपी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल किस टाइम यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टूडेंट हमें कहते हैं कि किसी ने वर्ड आवर कोई बात की है, हमें कहेंगे उसने ये बात की। एग्जाम्पल फिजा की मैं बात करूँ तो कहते हैं फिजा ने 2010 में ये बात की थी, ये देखा था, ये फाइंड आउट किया था। लेकिन मैं एग्जैक्ट फिजा की बात को जो है वो कोट नहीं करूंगी, मैं फिजा की बात को अपने अल्फाज में कोट करूंगी। क्या फिजा की बात को मैं अपने अल्फाज में बयान करूंगी, एग्जैक्ट फिजा के वर्ड को मैं नहीं लिखूंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो प्लेजरिज्म भी जो है वो दूर होगा। First, how do we write normally start the introduction? Let's start talking is missing information and in what order and how do write normally end of the introduction। और फिर ये सबसे कि आपकी एंड लाइन में आपने इसको वाइंड अप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे करना है। आपको पता है तो कोई भी जो साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल है उसके सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, देन मेथोडोलॉजी and after the central report section results and result by discussion and conclusion। जो हमारे पास जो मेन आपके पास जो थीम है वो the shape of the research article of a thesis। the first thing you must have noticed is the symmetry। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, एक कहानी की सूरत में एक स्टोरी के सामने आपने इंट्रोडक्शन बयान करना। This is because many of the things you need to be do in the introduction are done in reverse order in the discussion conclusion। For example, you need to write an opening sentence which enable you and your reader to get or start your paper thesis, and you need to get out of the end of the discussion। First of all, what we have need to think about while writing introduction is the grammar and the writing skill। इसके लिए आपकी मेरी बात है, जब आप मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये नरेशन वाइज बात हम करते हैं, तो अगर एक शख्स ने अपनी बात कह दी हुई है आपने उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करना है, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश और आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उसने तो अपनी बात कह दी, आपने जब उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करना है तो आपके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपकी ग्रामर के ऊपर भी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। दिस सेक्शन डील विद 4 लैंग्वेज एरिया which are important in introduction। Number 1, tense, pairs, beginning language, passive active use and paragraphic। Tense pair, up while writing we have to write the present simple and the present continuous tense। In order to use the tense correctly in the introduction, we first need to look at the difference between the way the simple present tense and the simple present continuous tense are the used। सबसे ज़्यादा mostly जो हम ये दो tense use करते हैं। Look at these two sentences। अब आप कहते हैं I live in Beijing, present simple present tense में, and I am living in Beijing ये present continuous tense में। Okay, आपको tenses तो आते ही होंगे। Describe a permanent situation and describe a temporary situation। जो ए है जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो एक परमानेंट सिचुएशन को बयान कर रहा है, जबकि बी आई एम लिविंग जो है वो टेम्परेरी सिचुएशन को बयान कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड इन सिंस राइटिंग टू स्टेट
expect fact and the truth. But what qualify as an accepted fact of the truth is often surprising your decision. Something writer considered that research finding has the status of fact. In that case, he or she can decide to state them in the present simple usually followed by the appropriate research reference. Present simple tense means that you believe your findings and deductions and strong enough to be considered as a factor or the truth. जब आप present simple present tense को choose करते हो तो आप एक डिटेक्ट करते हो या बिलीव करते हो अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर और डिडक्शन के ऊपर, आप स्ट्रांग इनफ होते हो किसी भी चीज के फर्क और ट्रुथ को कंसीडर करने के लिए. प्रेजेंट सिंपल कम्युनिकेट द रिलायबिलिटी एंड योर रीडर विल रिस्पॉन्ड टू योर अकॉर्डिंगली. अगर आप जो है पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप यूज करते हो तो एन अदर टेंस वेयर यू नीड इज द इन द इंट्रोडक्शन is in this past simple tense and the present perfect tense. You will need both and you need to know when and why to switch from one and other. आप ये दोनों टेंस यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों टेंस को यूज करते हुए आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपने कब एक टेंस से दूसरे टेंस की तरफ स्किप करना, आप कैसे, और वो बड़ा वाइजली आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे जो है एक से दूसरी तरफ जंप करना है. पास्ट सिंपल जैसे आई लिव्ड इन टोक्यो फॉर 5 years और आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, आई हैव लिव्ड इन टोक्यो फॉर 5 years. पास्ट सिंपल आई ब्रोक माय ग्लासेस. इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ब्रोकन माय ग्लासेस. ओके, नाउ जब फर्स्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल आई लिव्ड इन टोक्यो फॉर 5 years बट डोंट लिव देयर एनीमोर. Instead, I still live there now, but it doesn't matter. I repaired them. Okay, and so on. Now, you probably learned the difference between A and B years ago. That one of the difference between past simple and present perfect is the time of the verb. And one when it happened. The difference between C and D is the harder to understand and more important for you as guides since research. In C and D time, when the verb happens greatly, what's happened to two sentences? Possible both C and D happened. Last one this morning on the 1 nanosecond ago. Past simple and present perfect are used in the introduction और जो target articles. Mostly जो है अगर आप देखें आप introduction में आपके target articles में past simple and present perfect tense use होता है. Past simple tense and present perfect tense are used to refer the previous research. अब क्योंकि आपने प्रीवियस रिसर्च के बारे में अगर आप बात बयान करेंगे तो वो आप पास्ट सिंपल और पास्ट जो है वो पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बयान करेंगे. After while writing introduction, first you have noticed the first you have to care about the tense writing. कि आपने किस tense में अपना introduction लिखना है. Second one is the signaling language. आपने second देखना है कि आपका sentence connection कैसे होगा, signaling language क्या होगी. मतलब most common error in writing is failing to connect one sentence or idea to the next. आपका ये होता है कि आपको ये समझ नहीं चल रही होती कि एक सेंटेंस को दूसरी सेंटेंस में आप लिंक कैसे करेंगे, उसका आप लिंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे. तो इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपने एक लाइन आपने किसी और रीडर के लिए है और दूसरी लाइन आपने किसी और रीडर के लिए है, या सम टाइम आपने 3-4 लाइनें या 3-4 एक रीडर के लिए और आपने उसको दूसरे रीडर के साथ इंटरकनेक्ट करना है. तो ये एक बहुत वाइज डिसीजन है और बहुत वाइजली आपको जो है एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए आपने उसको लिखना है. एंड एवरी टाइम यू a sentence, your reader has no idea what the next sentence is going to or say. एक sentence है तो आप reader को idea देगा कि next आपका क्या होगा. As a third, the space between a full stop and the next capital letter is a dangerous space for you and your reader. तो आपने एक sentence को दूसरे sentence से बड़ा wisely connect करना है कि वो आपस में इंटरलिंक हो. अब ये ना हो कि पहला sentence कोई और बात कर रहा है और दूसरा उसकी बिल्कुल नफी कर रहा हो. तो आपने दोनों सेंटेंसेस को आपस में इंटरकनेक्टेड रखना है और अपनी बात क्या बयानिए को आपने कंटिन्यू रखना, उसकी कंटिन्यूटी आपने ब्रेक नहीं करनी. ठीक है. Perhaps you stop for 10 minutes of a sentence and during that time you thought about your work. आप एक सेंटेंस लिखने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, वाइजली इसको सोचें, समझें कि आपने अब अपने काम को कैसे बयान करना. About your work and your idea develop. Perhaps
You turned off your computer or went home. When you start typing again, if you don't share the link between those sentences with your reader, you create a gap in the next which will cause problem. अगर आप इन दोनों के दरमियान एक लिंक डेवलप नहीं कर पाएंगे तो वो पढ़ने वाले के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग जो है वो फिनोमेना बन जाएगा. One of your tasks as a writer is to make sure that gap is closed so that your reader is carried carefully from one piece of information to the next. तो उसको ये हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हुआ, अपना इंटरेस्ट नहीं खो पा रहा, आप उसको ग्रैब कर लें. जिसका इंसान एक स्टोरी बयान करता है ना, इसके साथ में एक स्टोरी वाइज उसको एक कंटिन्यूटी देनी है और आप उसको ग्रैस्प कर लेना कि वो आपकी बात के मैजिक से निकल ना सके. Connecting sentences in concept is good for you too, as it forces you to develop your idea logically. Okay, इंट्रोडक्शन ही किसी चीज का आप इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, इतना चार्मिंग और मैजिकल होना चाहिए तो अपने मैजिकल में अपने रीडर को जकड़ ले, उसको मजबूर कर दे पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए. अगर आपका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा कि आगे देखो कि मेथोडोलॉजी क्या है, क्या कैसे क्या फाइंड आउट किया. तो आप अपना इतना इंट्रोडक्शन स्ट्रांगली अपना बनाए कि वो मजबूर हो जाए कि आपने जो इतना कुछ बयान किया है इसमें उसने आगे क्या मेथोडोलॉजी यूज की होगी इसको फाइंड आउट करने में और इसने क्या गेन किया है, इसने इसको आफ्टर ये जो उसने काम किया है, ये जो काम बता रहा है मुझे, इस काम के इसके पास रिजल्ट क्या है, तो वो मजबूर हो जाए. आपका इंट्रोडक्शन ही अगले को ग्रास्प करेगा और उसको बाइंड अप कर लेगा. वन वे टू कनेक्ट सेंटेंस इज टू ओवरलैप, मीनिंग टू रिपीट समथिंग फ्रॉम प्रीवियस सेंटेंस. और दूसरी बात ये कि आपने कभी रेपिटेशन नहीं करनी, एक ही बात को एक ही टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बार बार बयान नहीं करना. तो वो एक जो है वो बोरिंगनेस पैदा कर देगा. अनदर वे इज टू यूज द प्रोनाउन. If they are performed this method, this system is to glue the sentence together. अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन इज द बेस्ट वे कि आप सेंटेंसेस को आपस में ग्लू कर सकते हैं, उनको बाइंड कर सकते हैं. जी यहाँ तक क्लियर है आपको? The third way is not to finish the sentence at all, but to join it to the next sentence with a semicolon or a related clause. Sometimes उसको आप full stop पे end ना करें. अगर आप end नहीं करना चाह रहे, उसको connectivity दे रहे हैं तो आप semicolon और colon या comma के साथ clause के साथ भी उसको join कर सकते हैं. Joining sentences with a semicolon works well when two sentences are very closely related. जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है और समझ आ रही है? Raise your hands. Okay, only half class is appeared, only 37 students. The fourth way is to use a signaling sentence connector to indicate the relationship between one sentence and the next, or one part of a sentence and the next sentence. एक आप कॉमा कोलन सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप सिग्नलिंग सेंटेंस यूज कर सकते हैं. सिग्नलिंग सेंटेंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे एज ए कनेक्टर, एज ए बाइंडर जो है वो यूज होंगे. रिलेशनशिप जो है वो बनाएंगे बिटवीन द सेंटेंस एंड द नेक्स्ट, और वन पार्ट ऑफ सेंटेंस बताइए दो सेंटेंसेस के दरमियान या दो पैराग्राफ के दरमियान या दो बातों के दरमियान जो है वो एक इंटरकनेक्शन डेवलप कर. हाउ यूज द सेंटेंस कनेक्टर और फॉर्म योर रीडर when you see a word like therefore or however you are able to process the next piece of information. सेंटेंस जब आप बात बयान कर रहे हो सेंटेंस में कनेक्टर आप रीडिंग कनेक्टर यूज कर रहे हो रीडिंग में, व्हेन यू सी वर्ड लाइक देयरफॉर और हाउएवर आप यूज करते हो एबल टू प्रोसेस नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर एक इंफॉर्मेशन दूसरे से इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत बायस है या थोड़ी बहुत डिफरेंट है तो आप उस थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द वर्ड देयरफॉर या टू वर्ड देयरफॉर हाउएवर यूज करते हुए आप थोड़ी सी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Don't understand even word, this is because the sentence connector signals the function of the information in the sentence. The opposite is also true when the writer does not signal the function of the information with the connector. It is harder for the reader to process the information even if the grammar is perfect and the word is correct. The reader still may be sure what the information is the doing. Another aim to expand your vocabulary
अब सिंगलिंग वर्ड, अब आपको ये भी जरूरत है कि मैंने पहले कहा था कि आपकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वोकैबुलरी इसी की वजह कि आप सेम टाइप ऑफ वर्ड ऑफ सिंगलिंग वर्ड बार बार यूज नहीं कर सकते। दो सेंटेंस आपने सिंगलिंग के चूज कर लिया, वही आप बार बार यूज कर रहे हैं, तो वो एक जो है वो बिल्कुल सिनोनिम लगना शुरू हो जाएगा और वो आपकी क्रिएटिविटी आपकी शो नहीं करेगा, तो वो एक बोरिंगनेस प्रोड्यूस कर देगा। अनदर एम to expand आपको vocabulary क्यों increase होनी चाहिए कि आपको सिंगलिंग वर्ड increase करना, तो not spend the rest of writing life using only therefore and however। आप बार बार therefore और however तो यूज ना कर सकते। Here are the some example of singling language arranged according to their function, is not a long list। ये लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। अब ये देखें, the experiment was unsuccessful dash the measuring instrument was inaccurate, बिकॉज अब यूज कर सकते हैं, एज यूज कर सकते हैं, सिंस यूज कर सकते हैं। देखिए, द एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल बिकॉज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाज इनकरेक्ट, एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल एज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाज इनकरेक्ट। नाउ एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल सिंस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाज वर इनकरेक्ट। देखिए डिफरेंट वर्ड है। द एक्सपेरिमेंट वाज, अब देखिए, ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगर ड्यू टू द फैक्ट होगा तो एज लगेगा, ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट होगा तो बिकॉज लगेगा, इन व्यू ऑफ द फैक्ट होगा तो सिंस लगेगा। देन यू हैव टू आल्सो नो द ग्रामर। अगर आप ग्रामेटिकली आप उसको अपने सोच के अपने जो है कनेक्टर वर्ड भी यूटिलाइज करने हैं। अगर आप ग्रामेटिकली ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपके कनेक्टर वर्ड यूजलेस हो जाएंगे। Be careful when you use since. It is also often used to mean from that time. So if there's any possibility of the confusion, choose a different connector. Since आप यूज करोगे, आप यूज करते हैं टू मीन फ्रॉम दैट टाइम। जब आपका टाइम का साथ जिक्र हो तो आपको सिंस फॉर का इस्तेमाल तभी होता है जब आप वहाँ पे टाइम का इस्तेमाल होता है, टाइम का जिक्र हो। सो इफ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चूज अ डिफरेंट कनेक्टर। All these connectors can be used at the start of a sentence even because the measuring instrument, आप start में भी use कर सकते हो, because तक आप start में use कर सकते हो। measuring instrument was incorrect, experiment was unsuccessful। first हमने देखा राइटिंग द क्वेश्चन, सेंटेंस और टेंसेस आप कौन से यूज कर सकते हैं। देन सेकंड हमने देखा कि आपने कनेक्टर वर्ड कौन कौन से यूज करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जिससे उसकी जो है वो स्टोरी टेलिंग को बयान करने के लिए। The measuring instruments were calibrated accurately. The dash experiment was successful. Therefore, the experiment was successful. Consequently, experiment was successful. Hence, the experiment was successful. ठीक है? As a result, which is why. So, don't start sentence with so. कभी भी आपने so से sentence start नहीं करा to communicate a result. It's too informal. जब आप रिजल्ट लिख रहे होते हैं ना, तो रिजल्ट में भी आपने इंग्लिश लिखते हुए जो कनेक्टर वर्ड है उसको बड़ा ध्यान से लिखना है कि रिजल्ट्स में आपने कभी भी सो के साथ जो है अपने रिजल्ट को जो है वो नहीं लिखना। तो आपने यही बात है कि आपने ग्रामेटिकली इसको बड़ा ध्यान से करना है। यू कैन समथिंग यूज देन, फॉर एग्जांपल इन सेंटेंस इफ लाइक x then y, but it wouldn't work in every sentence. अगर contrast in the difference, British students are all vegetarians dash Norwegian students eat meat every day। अब इसमें क्या क्या लग सकता है। British students are all vegetarian, however Norwegian students are all vegetarian, whereas Norwegian students are all vegetarians but Norwegian students eat। अब however कब यूज करेंगे, on the other hand, where as while के तौर पे, एंड बट कंट्रास्ट के तौर पे आप जब कंट्रास्ट करेंगे तो आप बट का यूज कर सकते हैं। On the contrary and the controversy don't fit into the category because they don't only communicate difference, they communicate the fact that exactly the opposite is true। Some experiments use uncalibrated instrument and succeed. Conversely, other experiments use carefully calibrated instrument and fail। Be careful while you use while। जब आप while का word use करते हैं तो आप बड़ा carefully while को use करना है। It's also often used to mean at the same time। So connector word use करते हुए आपने बड़ा wise रहना है, क्योंकि connector word जो है वो आपने बड़े जो है ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका अनएक्सपेक्टेडनेस है, आपके रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडनेस में आते हैं तो आप क्या करेंगे। That it was difficult solution was eventually found. That the difficult solution was eventually found. If it was difficult, that solution was eventually found. अब अगला का यूज कर सकते हैं although, even though, despite, in spite of, regardless of,
notwithstanding, nevertheless, however, yet, nonetheless, even so. ए में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, ऑल दो इट वाज डिफिकल्ट, इवन दो इट वाज डिफिकल्ट, दो इट वाज डिफिकल्ट। बी में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, डैश द डिफिकल्टी, डिस्पाइट द डिफिकल्टी, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टी, नाउ विथस्टैंडिंग द डिफिकल्टी। सी इट वाज डिफिकल्ट डैश solution, it was difficult nevertheless a solution, it was difficult however a solution, it was difficult yet a solution, it was difficult nonetheless solution, it was difficult even so। अब देखिए एक ही सेंटेंस को आप तीन डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं और हर एक तरीके में आप कनेक्टर कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू improve your vocabulary and also improve your grammatical skills। क्लियर है यहाँ तक बात। There are other connectors with the same meaning, such as still and anyway, but they are the more informal। अब इसके अलावा जो है still वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनफॉर्मल मीनिंग्स में यूज होती है। Addition, we use a batch processing system because it was more effective, that it was faster। अगर आप यूज addition में करना चाहते हैं, in addition, moreover, furthermore, apart from that which, also, secondly, etc. in the second place, what is more। ओके, ये सारे के सारे आप इसमें सही। डिसाइड हैज मोर और लेस द सेम मीनिंग एज द आइटम in the list above, but it's more powerful and therefore better used in the more possessive context। Now next is the passive active। अब हमने बात की थी, फर्स्ट हमने बात की थी कि सबसे पहले हमें जो है वो टेंस देखना है कि हमें किस टेंस में इंट्रोडक्शन करना है। सेकंड हमने देखा कि हमें कनेक्टर कौन से यूज करने हैं, वाइल और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कैसे करना है। अब नेक्स्ट है 1.2.3 पैसिव यूज ऑफ द जो है एक्टिव पैसिव वॉइसेस। स्टूडेंट ऑफन आस्क whether they can use हुई in their research article। अब देखें आप हुई यूज कर सकते हैं क्योंकि आप समटाइम जो है कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं, तब आप in the introduction you usually say that you will be doing or presenting in the research article, you can use we to refer to your research group or team, but don't use it to refer to people or community in general। If you are referring to people in general, it's better to use a construction with it is noun thought rather than we now think that is also common to use the passive instead of हुई। अब पैसिव यूज करें, हुई की जगह हुई वैसे हम बहुत कम जो है वो यूज करना चाहते हैं। Then you read the no, when you are referring to your own work, you can also use a dummy subject to take the place of I are। Wait, the article describes an algorithm for clustering in the paper, present paper presenting a set of the criteria। Now next is the paragraphing। Why is paragraphing important? Paragraphs are an important visual graphing are the cluster of the chart, a single sentence paragraph and paragraph that are too long, both are will confuse the reader a sign of a poorly organized writing। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते हुए आपने पूरे इंट्रोडक्शन में सिमेट्री का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपका कोई पैराग्राफ ऐसा हो जो सिर्फ 2-3 लाइनों पे मुश्तमिल है और एक पैराग्राफ ऐसा हो जो पूरे पेज पे मुश्तमिल है। पैराग्राफ एक हमेशा अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, ना बहुत बड़ा हो ना ही बहुत शॉर्ट हो, और जितने पैराग्राफ है सब में एक सिमेट्री होनी चाहिए, वो दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि आपका सारे पैराग्राफ एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में है कि हर पैराग्राफ जो है एक प्रॉपर नंबर ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल है, कि ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, सब एक अप्रोप्रिएट साइज के। टू अंडरस्टैंड हाउ पैराग्राफ वर्क, अब सोचिए कि एक पैराग्राफ कैसे काम कर सकता है। इमेजिन दैट you have won a 24-hour trip to Paris, you have two options. The first option to fly to the Paris, get off the plane, walk around the city to take the option। A friend may ask you to later, इस तरह से आप जो है इसको कैसे बयान करेंगे। So what is the connection between this and the good paragraphing? तो एक कनेक्शन आपने डेवलप करना है, वो क्या है? Your aim when you skim through a text is to find out quickly what is it about and where the various pieces of information are located so that you can read it faster and the more confidently। First, you have to read the title and try to predict the type of information you expect to see।
look at the name of the author, what you know about the writer with the has to predict and evaluate the content. Look quickly at the first paragraph, look quickly at the first sentence of the each paragraph, and देखें सबसे पहले look quickly at each then read the last paragraph. आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट पैराग्राफ देखना है, लास्ट देखना है, सारे सेंटेंसेस को देखना है, हर एक सेंटेंस को देखना है कि आपने इसका स्टार्ट कैसे किया था, ठीक है. लुक क्विकली एट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ. पैराग्राफ इन एकेडमिक राइटिंग often start with the topic sentence which gave the main idea of the paragraph and tell the reader what the paragraph is about. The other sentences are related to this idea. They discuss it, describe it, define it in the more detail, argue about it, give example. When a topic or idea moves too far away from the first sentence, writer will begin a new paragraph. आपने जब भी बात करनी है, आपने अपने जो है वो पैराग्राफ में एकेडमिक राइटिंग करते हुए आपने सेंटेंस को रिलेट करते हुए लिखना है, एक दूसरे के साथ डिस्क्राइब करना है अपने काम को, उसको डिफाइन करना है, मोर डिटेल में उसको डिस्कस करना है, उसको आर्ग्यू करना है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, आइडियाज अपने मूव करने हैं वहां पे आपने जब, लेकिन आपने जो है जब आप अपना एक बात बयान एंड कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे. और अगर तो एक ही चीज से रिलेटेड पैराग्राफ हैं तो वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए. अगर उनका आप नेक्स्ट किसी और बात पे आप जा रहे हैं तो उसको आपने बड़े जो है क्लियरली कट करते हुए पहली बात को आपने नेक्स्ट अपना टाइप जो है वो उसको स्टार्ट करना है, ठीक है. You can therefore get a good idea of the various topic covered. तो आपने एक को कवर करते हुए मुकम्मल तौर पे फिर आपने अपनी दूसरी बात की तरफ जाना है, उसको आपने अधूरा या इंटर बिटवीन नहीं छोड़ के जाना, वरना वो एक कंफ्यूजन और एक स्पेस क्रिएट कर देगा और वो एक पढ़ने वाले के लिए क्यूरियोसिटी छोड़ के चला जाएगा. तो इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से बड़े जो है तरीके से जो है वो मुकम्मल करना है. Paragraphs are marked either by the intention, starting 5 space, or by the double space between the lines. तो पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ जब आप क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ में सिंपल ऑप्शंस आती हैं कि आपने एक तो पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए. हमारे लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है डबल लाइन स्पेसिंग है. डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू दिस विजुअल सिग्नल, क्योंकि आपके विजुअली भी जो है वो पैराग्राफ बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आने चाहिए. दिस मींस दैट each time you begin a new paragraph, this condition response in your brain prepares for a change or a shift of some kind. Writing a task and building a model. You are now ready to begin building a model of introduction by writing a short description of what the writer is doing in each sentence in the space provided. अब आपने एक बिल्डिंग डेवलप करनी है इंट्रोडक्शन की. अब ये सोचें कि मैं इंट्रोडक्शन की एक बिल्डिंग बना रही हूँ, ठीक है. आपने छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखनी है. उस बिल्डिंग में आपको क्या एक दिमाग में बनाए तो एक चीज मैंने पूरी कंस्ट्रक्ट करनी है. उस कंस्ट्रक्शन मेरी क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट रह नहीं जाना चाहिए. तभी आपकी वो बिल्डिंग जो है फुली फर्निश्ड आपको खूबसूरत नजर आएगी. आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन of what the writer is doing in each sentence in the space provided. Remember that your model is only useful, it can be transferred to other introduction. आपका मॉडल तभी परफेक्ट होगा जब आप पूरा मॉडल से आप अपनी पूरा उसको अगले को बयान कर पाएंगे. इंट्रोडक्शन इन योर ओन फील्ड, और अपनी फील्ड में रहते हुए ही आप उसे बयान करना है. आपने आउट ऑफ द वे नहीं जाना. Don't expect to produce a perfect model. You will modify your model when you look at the key and perhaps again when you compare it to the way introduction worked in your target article. Now next are the key. The writer established the importance of this research topic. सबसे पहले तो वो करे कि मेरे इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है. Second, the writer provides general background information for the reader. General background भी आपने इसका जो है वो देना है, क्योंकि समटाइम आपको अगर आप बैकग्राउंड नहीं देते तो उसको प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो समझ नहीं आ रही होती. तो इसलिए आपने जो है उसका बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हुए करना है.
Sentence 3, the writer does the same as in sentence 1 and 2, but in a more specific detail way, using a research reference to support both the background fact and the claim for the significance. और उसका जो है क्लेम करते हुए उसके सिग्निफिकेंस को भी ज़्यादा बार सिग्निफिकेंस बयान नहीं करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो यूजलेस रहेगा. The writer describes the general problem area of the current research focus in the field. और आपने अपने जनरल प्रॉब्लम पे रहते हुए अपने एरिया में रहते हुए करंट रिसर्च को अपने फोकस करना है अपनी फील्ड के बीच ही रहते हुए. राइटर डिस्क्राइब करेगा आपकी पूरी जनरल प्रॉब्लम को करेगा आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर जो है काम करें उस एरिया के ऊपर किसी की भी और करंट रिसर्च फोकस अपनी फील्ड के बीच रहते हुए. Sentence 5, the writer provides a transition between the general problem area and the literature review. आपने एक ट्रांजिशन जो है वो देनी है दरमियान में जनरल प्रॉब्लम में और लिटरेचर रिव्यू में. तो क्या करें हमने देखा था कि लिटरेचर रिव्यू है द राइटर प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की रिसर्च प्रोजेक्ट इन दिस एरिया. फिर आपको पूरा बताना है कि इसमें क्या क्या काम होया हुआ है जिस पे आप काम कर रहे हैं इससे पहले क्या काम हो चुका है और आपका किस्सा उससे बाइस है कितना डिफरेंट है आपने सबको मद्देनजर रखते हुए ये करना है. सेंटेंस 7 क्या है द राइटर डिस्क्राइब ए गैप इन द रिसर्च. और फिर आपने गैप बयान करना है. गैप से ये है कि पहले क्या काम हो चुका है और अगर पहले हो चुका है तो आपका काम उससे डिफरेंट कैसे है क्या गैप है कितना आपका काम उनसे डिफरेंट है कितना वेरी है कितना एडवांस है आप उनकी निस्बत कितना बेहतर करके उसको चल रहे हैं. राइटर डिस्क्राइब द पेपर इटसेल्फ और वो एक खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है उसको होना चाहिए. Then the writer gives detail about the methodology reported in the paper. उसमें आप sometimes जो है little bit जो है वो methodology का डिटेल्स कर सकते हैं. Writer announce the finding. उसमें कुछ लोगों की आप findings भी introduction में बयान कर सकते हैं किसी क्या फाइंड आउट किया. अब मॉडल देखिए. In sentence 1, the writer establishes the importance of the research topic. In sentence 2, पहला अगर आप करते हैं the writer provides the general background of the information. Number 3, the writer does the same as in the sentence 1 and 2, but in the more specific detail way. Number 4, the writer describes the general problem area or the current research focus of the field. Number 5, the writer provides a transition between the general problem area and the literature review. And number 6, the writer provides a brief overview of the key research project in this area. And number 7, the writer describes a gap in the research. Number 8, the writer describes the paper itself. Number 9, the writer gives detail about the methodology reported in the paper. And number 10, the writer announces the findings. ये क्लियर है यहाँ तक आपको समझ आ रही है? Raise your hands. Okay. आज जी रमशा from the second semester and the Fiza from the first semester also send me the attendance. मुझे अटेंडेंस अपनी अपनी क्लास की जी रमशा और फिजा आप दोनों सेंड कर दीजिएगा. अगर कोई बच्चे एतकाफ बैठे हुए हैं तो उनकी भी मुझे सेंड कर दीजिएगा. कोई चीज रह गई हो कुछ समझ में ना आई हो आपका मैंने सेकंड असाइनमेंट भी ऐड कर दी है और आपकी मैंने जो है वो वीकली डिस्कशन बोर्ड भी ऐड किया. उसको वीकली डिस्कशन बोर्ड को भी जो है वो ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज टाइम निकाल कर लीजिएगा और असाइनमेंट को भी देख लीजिएगा. और अब तक हमने जितना पढ़ा है इंशाल्लाह ये सारे के सारा हम जो है वो रिपीट करेंगे ड्यूरिंग ऑन कैंपस क्लासेस. सारे का सारा मैं दोबारा से रिवाइज करूंगी. हम एक तरह से दोबारा एक लेक्चर ऐसा रखेंगे जो हम सारा जितना अब तक हम कर चुके हैं ताकि आपको बेहतर तौर पे वहाँ पे समझ आ सके अगर कोई ऑनलाइन में कम्युनिकेशन रह गई है तो. जी एनीथिंग एल्स कोई क्वेश्चन? जी सीएमएस पे आपका लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा डोंट वरी. जी स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक. मेरे लिए भी रमजान में दुआ करिएगा अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबियां दे और सेहत तंदुरुस्ती दे और ईद की हॉलीडे में जाया मत करिएगा जितने हैं. मुबारक मैम.
इन सबको याद करिएगा, जितने लेक्चर्स हैं, जितने नोट्स हैं, इन सबको अच्छी तरह से जो है वो आप पढ़िएगा। और ईद की हॉलीडेज हैं, आपका मिड टर्म आपके सर पे आ चुका है, इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए जी, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड रमजान, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Recording stopped.